हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जलवायु विज्ञान का टॉपिक है सूर्यातप। हमारा टॉपिक क्या होगा आज? सूर्यातप। ध्यान से समझना इस टॉपिक को। इंसोलेशन। हर एग्ज़ाम में सूर्यातप से संबंधित अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी डिग्री के एग्ज़ाम हो, कोई भी बीए या एमए के लिए। तो वहाँ पर इंसोलेशन से संबंधित हमें बहुत कुछ पूछ सकते हैं। ये जो टॉपिक है इंसोलेशन वाला, सूर्यातप वाला, अगर हम इसको देखें तो ये एक ऊर्जा के रूप में है। यहाँ पे हम ऊर्जा तंत्र देखें, इसमें अगर ऊर्जा तंत्र देखें तो हमें ऊर्जा जो है वो पृथ्वी और उसके वायुमंडल के जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो जीवमंडल है पृथ्वी पर, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें 3 रूपों में मिलती है। पहली हम कह सकते हैं सौर्य विकिरण द्वारा मिलती है। दूसरा हम कह सकते हैं पृथ्वी पर जो ऊर्जा मिलती है वो पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा मिलती है। और तीसरी जो ऊर्जा मिलती है वो पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा मिलती है। 3 रूपों में मिलती है। पहली सौर्य विकिरण द्वारा, दूसरी ऊर्जा जो मिलती है वो पृथ्वी का गुरुत्व द्वारा मिलती है। और तीसरा जो क्रम है वो पृथ्वी के आंतरिक या अंतर्जात बल, पृथ्वी का अंतर्जात बल द्वारा। 3 रूपों में ऊर्जा मिलती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो ऊर्जा मिलती है पृथ्वी को वो मिलती है सौर्य विकिरण द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं? सूर्यातप कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो ऊर्जा होगी इन तीनों में सौर्य विकिरण पृथ्वी ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत या इसी ऊर्जा को माना जाता है। समझ गए बात? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अंतर्जात बलों के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर जो ऊंचाइयों का निर्माण होता है, ठीक है, वहाँ पर उस ऊंचाइयों के कारण जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनमें जो गुरुत्वीय बल लगता है, जैसे हम नदी का कह सकते हैं, हिम के रूप में कह सकते हैं, या किसी भी स्तर रूप का विकास या मौसम जलवायु जैसे संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, इन सौरिक ऊर्जा ही इनका महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ये एक मुख्य स्रोत है इसका, पृथ्वी और वायुमंडल का जो ऊर्जा प्राप्त करवाता है, जो सूर्य से निकलती किरणें। ठीक है, सौर्य का मतलब हो गया सूर्य, और सूर्य से निकलने वाली जो तरंगे हैं, किरणें हैं, उनको विकिरण बोलते हैं। ठीक, इसमें हम कह सकते हैं कि सूर्य से निकलने वाली, सूर्य पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य से निकलने वाली या सूर्य की जो विकिरणें हैं उनको सूर्यातप कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा, हम क्या लिख रहे हैं? वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा, हीट का प्रधान स्रोत सूर्य है, जिसको हम सौरिक ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? सूर्यातप कहते हैं। यहाँ पे इसको आप ध्यान में रख लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। वायुमंडल और यहाँ पे पृथ्वी, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा यानी हीट ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। कौन है? सूर्य। इस सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है, जिसको हम क्या कहते हैं? सौरिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? सौरिक ऊर्जा कहते हैं। इस सौरिक ऊर्जा को ही क्या कहते हैं?
को ही सूर्यातप या इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन क्या कहते हैं? इसको ही सूर्यातप या इंसोलेशन कहा जाता है। एक विद्वान है त्रिवार्थ, उन्होंने एक परिभाषा दी है इस सूर्य की सौर्य विकिरणों के लिए। इन्होंने सौर्य विकिरणों की क्या परिभाषा दी? त्रिवार्ता ने कहा कि लघु तरंगों के रूप में संचालित, देखो जो तरंगें होती हैं, जो वेवलेंथ होती है उनकी, वो लघु और दीर्घ कैसे होती है, एक बार इसको समझ लो, उसके बाद इसकी परिभाषा को कंप्लीट करेंगे। तरंगों की लंबाई देखते हैं एक बार, क्योंकि ये बात बहुत बार आएगी आपके सामने। तरंगों की लंबाई, तरंग दैर्ध्य इसका, जैसे हम मानो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी, और एक तरफ हो गया वेवलेंथ, ठीक है। इस तरफ देखें तो लो, अगर फ्रीक्वेंसी होगी उसकी लो, कम, यानी कि उसका तापमान कम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो यहाँ पे इसकी तरंग ये होगी। समझ गए बात? यहाँ पर इस तरंग का ये उठा हुआ भाग क्रस्ट का होगा। किसका होगा? क्रस्ट का। और ये होगा ट्रफ का। ये जो भाग होगा वो भाग होगा किसका? ट्रफ का। ठीक है, यहाँ पे जो ये भाग है वो ट्रफ का होगा। इसको कहते हैं श्रृंग, इसको कहते हैं गर्त। ठीक है, इन दो श्रृंग वाले क्षेत्रों को, यहाँ पे ये श्रृंग है, ये श्रृंग है, इन दो श्रृंग वाले ये लॉन्ग वेव, इतनी लंबाई है इसकी, लॉन्ग वेव। इस लंबाई की कोई किरण है तो इसको, जैसे हम इसकी लंबाई किससे मानते हैं? इसको हम मीटर में भी मापते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में भी मापते हैं, मिलीमीटर में भी मापते हैं, मिलीमीटर में, और इसको माइक्रोमीटर में भी मापते हैं, माइक्रोमीटर में। ध्यान रखना, इस जो वेवलेंथ है, जो तरंग की लंबाई है, उसको मापने की जो इकाई होती है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर होती है। समझ गए? तो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ कितनी है? दो श्रृंगों के मध्य की जो दूरी होती है उसको तरंग की लंबाई कहा जाता है, या यूँ कहें कि दो गर्तों के बीच की, इसको भी आप माप सकते हो, दोनों सेम आएंगी। ठीक है, तो आप कोई भी एक लंबाई इसको देख सकते हो। दूसरा जो मीडियम है, मीडियम के अंदर हम देखें तो यहाँ पर इसकी लंबाई ये होगी। यहाँ पे मीडियम में ये क्रस्ट वाले भाग हैं इसके, ये ट्रफ वाले भाग हैं, तो इनके मध्य में देखो यहाँ पे इसकी लंबाई कम हो गई, इसकी लंबाई ज़्यादा थी। ये तो थी दीर्घ तरंग। कौन सी तरंग थी? दीर्घ तरंग। इस तरंग को क्या कहते हैं? दीर्घ तरंग। और मीडियम होती है, यहाँ पे ये मीडियम तरंग है। ठीक है, यहाँ मीडियम तरंग दो इस क्रस्ट वाले भाग के बीच की दूरी को यहाँ पे एल से इसको प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को। ये वाला क्रस्ट वाला भाग है और ये ट्रफ वाला भाग है। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये मध्यम तरंग है, मध्यम। और इसके बाद में हाई जो होती है, हाई तरंग जो होती है, इसकी वेवलेंथ होती है वो ऐसे होती है, यानी इसकी दूरी कम होती है। ये लघु तरंग होती है, ये लघु तरंग होती है। इसके बाद में वेरी हाई देखते हैं, वेरी हाई। तो इसकी तरंग की जो वेवलेंथ है या लंबाई है वो और कम होती है। समझ गए बात? तो इसकी जो दो तरंगों के बीच की दूरी होगी वो यहाँ पे कम होगी, तो वो और अति लघु तरंग होगी। तो देखो, तापमान होगा सबसे ज़्यादा होगा वो इसके अंदर होगा, फिर इसमें सबसे कम यानी लो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? इसकी होगी। यानी किसी भी वस्तु के अंदर से गुजरने की जो क्षमता सबसे ज़्यादा होगी वो इस लघु तरंग की होगी। ये अति लघु तरंग है,
क्या होगी ये? अति लघु तरंग। समझ रहे हो बात? जिसकी आवर्ती, इसको क्या कहते हैं? आवर्ती। तरंग की आवर्ती यानी उसकी आवर्ती बार बार कितने में हो रही है, यानी कितनी लंबाई पे उसकी आवर्ती वापस हो रही है, पुनरावर्ती वापस हो रही है। तो इसकी यह प्रवृत्ति होती है, ये आवर्ती वाली, कि इसमें तरंग जल्दी से नीचे सुरंग में जाकर वापस गर्त में आ जाए। तो ये सुरंग और गर्त वाला जो ये मैटर है, तो इसमें हमें पता चलता है कि इस तरंग की लंबाई क्या है, ये तरंग तापमान में कैसी है। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो इसकी आवर्ती कम होगी। ठीक है, दोनों में विलोमानुपाती संबंध होता है तरंग की लंबाई और आवर्ती में। अगर आवर्ती ज़्यादा होगी, ये आवर्ती ज़्यादा है ऐसे, ठीक है, यानी देरी से होती है आवर्ती, तो इसका मतलब ये तरंग है वो कम तापमान की होती है। समझ गए बात? तो यहाँ पे ये जो तरंग होगी, इस तरंग का अवशोषण अधिक होता है, इसका अवशोषण कम होता है। तो यहाँ पे आप तरंगों की लंबाई देख सकते हो। ठीक है, अब देखो परिभाषा क्या कहते हैं। अब एक और बात, यहाँ पे एक चीज़ और आप साफ दिमाग में ऐड कर लो कि जो सूर्य है, सूर्य से जो विकिरण आती है वो लघु तरंग के रूप में आती है। किस रूप में आती है? लघु तरंग के रूप में। इसको आप ध्यान में ही रख लो। यहाँ पे जब धरातल होता है, ये धरातल है पृथ्वी का, ये क्या है? धरातल। धरातल से जब ये लघु तरंग टकराती है तो ये दीर्घीकरण हो जाता है इसका दीर्घीकरण। तो ये दीर्घ तरंग है। कैसी तरंग होगी? दीर्घ तरंग। तो याद रखना, सूर्य से हमेशा तरंग लघु तरंग के रूप में आती है, जबकि धरातल से या पृथ्वी से तरंग दीर्घ रूप में निकलती है। पृथ्वी से तरंग किस रूप में निकलती है? दीर्घ तरंग के रूप में निकलती है। अब देखो अपनी परिभाषा पे आते हैं। जो त्रिवार्ता था, उस विद्वान ने यहाँ पे जो सूर्यातप है, उस सूर्यातप के लिए एक परिभाषा लिखी। वो परिभाषा है लघु तरंगों के रूप में संचालित, यानी जो चलने वाली लघु तरंग, लघु तरंगों के रूप में संचालित और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई, क्या? 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौरिक ऊर्जा को सौर्य विकिरण या सूर्यातप कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर्यिक विकिरणें या सूर्यातप कहते हैं। त्रिवार्ता क्या कहता है कि सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगे हैं, उनकी जो गति होगी वो कितनी होगी? 1,86,000 मील, और वो भी किस में है? प्रति सेकंड में है, इसमें आती है। और यहाँ पे ये गति भ्रमण करती हुई जब पृथ्वी से टकराती है, यानी ये ऊर्जा प्रदान करती है सूर्य से आने वाली, ये सूर्य की ऊर्जा लेकर के आती है। तो यहाँ जो सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है उनको हम सौर्य विकिरण कहते हैं। ये विकिरण के रूप में ही आती है यहाँ पे। उस विकिरण को ही, यहाँ पे सूर्य से आने वाली विकिरण को ही हम क्या कहते हैं? सूर्यातप कहते हैं या इंसोलेशन कहते हैं। ये किसने कही? त्रिवार्ता ने कही गई है बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात और है कि सूर्य जो है वो धधकता हुआ गैस का बड़ा गोला है। ये क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर गोले बहुत हैं, जिसमें पृथ्वी भी एक गोला है। ठीक है, वैसे ही सूर्य भी ब्रह्मांड में एक गोला है, धधकता हुआ गैस का बड़ा गोला। गैस से बना हुआ है। नेबुला हाइपोथेसिस जो हमने जो प्रवेश में आपने पढ़ी होगी, उस टाइम में जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी यहाँ पे जब उसकी उत्पत्ति हुई तो वो गैसीय आवरण नेबुला हाइपोथेसिस जिसने दी थी, लाप्लास की नेबुला हाइपोथेसिस जैसी परिकल्पना आपने पढ़ी हुई है। तो वहाँ पे कैसे पृथ्वी बनी, वैसे ही जब ब्रह्मांड में सूर्य यहाँ पे गैसों का एक पुंज था, पुंज एक जगह इकट्ठा होकर के घूर्णन प्राप्त किया और वहाँ पर वो सूर्य या एक गोले के रूप में निर्मित हो गया। ठीक है, तो इस रूप में ही वो निर्मित हुआ। तो वहाँ से जो सूर्य के अंदर जो ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं, जो विकिरणें, उसका तापमान उत्पन्न होता है, वहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और जिसको हम निकलने वाली तरंगों को सौरिक विकिरण कहते हैं। और वो विकिरण जब पृथ्वी के धरातल पर या पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेशित करती है तो वो सौरिक विकिरणें सूर्यातप या इंसोलेशन कहलाती हैं।
ठीक है, इस बात को हम ध्यान देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सूर्य है, सूर्य के धरातल का तापमान जो होता है, सूर्य के धरातल का, पृथ्वी के धरातल का नहीं, सूर्य के धरातल का जो तापमान होता है वो यहाँ पे 5700 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि उसका केंद्रीय भाग का जो तापमान है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहले सूर्य की संरचना देखते हैं, उसके बाद उसके धरातल की बात करते हैं। सूर्य जो है उसकी संरचना क्या है, उसकी लेयर्स कितनी है और उन लेयर्सों में कहाँ पर ये सूर्य की विकिरणें बाहर निकलती हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। जैसे मानो यहाँ पे एक गोला है, ये ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, इसके केंद्र में यहाँ पे सूर्य को माना जाता है। ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, इसका नाम क्या है, सूर्य है। ये एक तारा है, ब्रह्मांड का एक क्या है, तारा है। ये गैसीय पुंज से बना हुआ तारा है, या धधकता हुआ तारा मान सकते हो आप इसको, यानी ज्वालाओं से धधकता हुआ। जब इसके भाग को हम यहाँ पे बांटेंगे, जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटते हैं, वैसे ही हम सूर्य की प्लेट्स को या उसकी संरचना को या उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे इसके केंद्र में, यहाँ इसके भाग को कहते हैं केंद्रीय भाग या ब्लज कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय भाग या ब्लज, क्या कहते हैं, या ब्लज, ध्यान रखना। इस सूर्य के इस केंद्रीय भाग के ऊपर एक लेयर्स पाई जाती है जिसको यहाँ पे कहा जाता है संवहनीय मंडल। क्या कहते हैं इसको, संवहनीय मंडल। इसको कहते हैं संवहनीय मंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, संवहनीय मंडल कहते हैं। इसके ऊपर एक लेयर्स होती है जिसको यहाँ पे विकिरण मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विकिरण मंडल, विकिरण मंडल। इस विकिरण मंडल के ऊपर एक मंडल होता है जिसको यहाँ पे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। और इसके ऊपर यहाँ पे फोटोस्फीयर होता है, इसको प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रकाश मंडल, मंडल या फोटोस्फीयर। ठीक है, और इसके ऊपर वाला ये भाग जो हमें सूर्य का दिखाई देता है, जब हम सूर्य को देखते हैं तो उसके ऊपर आप ध्यान से देखना किसी ग्लास को लगा करके, तो आपको वो सूर्य का ऊपरी आवरण धधकता हुआ नजर आएगा। तो वो अपने को जो दिखता है उसको हम कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोरोना या प्रभामंडल बोलते हैं, प्रभामंडल बोलते हैं। ये कहा जाता है कि जो सूर्य है इसके केंद्र में अगर हम तापमान को देखें तो इस केंद्र में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है केंद्र का। इसके केंद्रीय भाग का तापमान कितना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान में रखना इसको, इतना टेम्परेचर इसके केंद्रीय भाग में है। जब हम यहाँ से वो विकिरण इस क्षेत्र में, इसका जो भाग है यहाँ से ही सूर्य विकिरणें इसको जन्म देती हैं, तो यहाँ से पहुँचते पहुँचते ये विकिरणें इतनी ठंडी हो जाती है, यानी यहाँ तो इतना टेम्परेचर है, जबकि इस भाग तक आते आते इसका जो कोरोना वाला भाग है या इसका धरातल है, सूर्य का धरातल कौन सा होगा, ये वाला। आंतरिक भाग सूर्य का कौन सा होगा, ये। और इसका धरातल क्या होगा, जैसे पृथ्वी का धरातल है वैसे ही सूर्य का ये क्या है, धरातल है। तो इस धरातल पर आते आते जो सूर्य का तापमान है वो 5700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना हो जाता है, 5700 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सारी बुकों में आपको 6000 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिलेगा, समझ गए बात। तो यहाँ पे आपको ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने को मिल सकता है।
ठीक, यहाँ पे 5700 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे इसका अगर हम फारेनहाइट में चेंज करना है तो फारेनहाइट का आपको पता ही है कैसे चेंज किया जाता है। फारेनहाइट का सूत्र क्या होता है, C/5 = F - 32/9। ठीक है, इसको हम निकालते हैं तो सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज होता है, फारेनहाइट सेंटीग्रेड में चेंज हो जाता है। अगर सेंटीग्रेड का मान आपके पास है तो यहाँ रख लो, अगर फारेनहाइट का आपके पास मान है तो यहाँ रख लो और इसको सॉल्व कर लो, तो आपका ये आ जाएगा फारेनहाइट में मान। समझ गए, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। फिर हम कहते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका औसत तापमान -23 डिग्री, यहाँ पे हम कह सकते हैं औसत रूप में तो तापमान -23 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि धरातल का जो तापमान है पृथ्वी के धरातल का तो वहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड औसत रूप में होता है। ये कहा जाता है कि पृथ्वी का यहाँ तो इसका तापमान हो गया है, किसका, इस सूर्य का, केंद्र में तो 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बाहरी भाग है कोरोना वाला वहाँ पर इसका तापमान 5700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उस वायुमंडल का औसत तापमान देखें तो वहाँ पे औसत तापमान -23 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि उसके धरातल का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, जो सूर्य है, सूर्य की जो ऊर्जा का प्रधान स्रोत मानते हैं हम, तो जो प्रधान स्रोत इसका कौन सा होगा, आंतरिक भाग ही होगा। सूर्य का प्रधान स्रोत जो होगा, इसका मुख्य स्रोत होगा सूर्य का ऊर्जा निर्मित करने के लिए, वो इसका आंतरिक भाग ही होगा, जहाँ पर अत्यधिक दबाव और उच्च तापमान के कारण जो नाभिक के फ्यूजन की क्रिया होती है, दो क्रिया होती है देखो ऊर्जा बनने के लिए, एक तो नाभिकीय संलयन जो फ्यूजन बोलते हैं हम, एक तो कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, और एक होती है नाभिकीय विखंडन। एक क्या होती है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, इसके द्वारा दो प्रकार की ऊर्जा निर्मित होती है, एक तो होती है नियंत्रित रूप में, अगर वो ऊर्जा नियंत्रित रूप में है, और एक अनियंत्रित होती है, नियंत्रित। अगर नियंत्रित होगी तो यहाँ पे जो ऊर्जा का निर्माण होगा वो होगा हाइड्रोजन ऊर्जा का। किस रूप का होगा, हाइड्रोजन ऊर्जा का निर्माण होगा। अगर वो अनियंत्रित है तो यहाँ हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। किसका होता है, हाइड्रोजन यानी विस्फोट का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया होगी इसमें भी दो तरीके से होता है, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। इसमें एक तो नियंत्रित होती है और एक किसमें होती है, अनियंत्रित होती है। नियंत्रित होगी वो तो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा का निर्माण करेगी, परमाणु ऊर्जा का। ठीक है, और अनियंत्रित होगी वो यहाँ पे परमाणु बम का निर्माण करती है, परमाणु बम का निर्माण। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रख लेना। नाभिकीय फ्यूजन, यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य का जो प्रधान स्रोत इसके आंतरिक भाग को मानते हैं, जहाँ पर अत्यधिक दबाव लगता है, उस दबाव के कारण और उच्च तापमान के कारण वहाँ पे नाभिकीय संलयन जो भाग है इसका, यहाँ पे ये वाला नाभिकीय संलयन से यहाँ पर इसके कारण, नाभिकीय संलयन के कारण जो हाइड्रोजन है वहाँ का, वो हीलियम में रूपांतर होकर के ऊष्मा का जन्म हो जाता है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल करके इस क्षेत्र से उष्मा, हीट को यहाँ पे जन्म देता है। तो इस क्षेत्र में हीट जो होगी वो यहाँ पर हाइड्रोजन से हीलियम जो है उसमें रूपांतर होने से होती है। ठीक है, यहाँ जो उष्मा का समान रूप होता है, यहाँ से यहाँ का, जैसे यहाँ से बाहर निकल रही है समन्वय रूप में ऊर्जा, तो इस समन्वय रूप के कारण जो बाहरी सतह है सूर्य की, यहाँ से इस क्षेत्र से निकलने वाली जो सूर्य की ऊर्जा है, इसका समन्वय रूप बाहरी जो सतह है सूर्य की वहाँ तक पहुँचती है, और सूर्य की बाह्य सतह से जो निकलने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फोटोन कहते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र से बाहर की ओर जो सूर्य की ऊर्जा निकलेगी तो वहाँ पर निकलने वाली इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, फोटॉन या फोटोन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप कि बाहर निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब बात करें हम कि जो सूर्य से उत्सर्जित जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कुछ अंश तक पृथ्वी के वायुमंडल में तथा उसकी सतह पर पहुंचकर जीवनदायी दशाएं पैदा करती है या उत्पन्न करती है। ठीक है, पृथ्वी
तथा वायुमंडल में तापमान के दो स्रोत हैं, जिनमें से 99% से अधिक जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसी को माना जाता है। जो भी किससे होती है? हाइड्रोजन ऊर्जा से होती है। जो किससे होती है? यहाँ पे नाभिकीय संलयन की कौन सी क्रिया होगी? वह हाइड्रोजन का रूपांतरण की क्रिया, जहाँ से ऊष्मा का यहाँ उत्सर्जन होता है। ठीक है, आपने इसकी परतें देख लिया कि कौन सी परत यहाँ पे है। केंद्रीय भाग में केंद्रीय बलज वाली परत है, केंद्रीय या बलज। दूसरी सवनीय मंडल, विकिरण मंडल, फिर क्रोमोस्फीयर और जो वर्ण मंडल है, फिर प्रकाशित मंडल जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं, फिर कोरोना या प्रभा मंडल जिसको हम बोलते हैं। तो इसके कारण यहाँ पे सूर्य की किरणें हम कह सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्य की जो बाह्य भाग है, सूर्य का जो बाह्य भाग है यहाँ पर ये कोरोना वाला, इस कोरोना के भाग में प्रति वर्ग इंच सतह, प्रति वर्ग इंच सतह, ये इसको ऐसे कह सकते हो कि इंच, 1 इंच ये, 1 इंच ये और 1 इंच ये और 1 इंच ये, यानी वर्ग सतह, यानी चारों तरफ से 1 इंच वर्ग सतह से यहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है प्रत्येक क्षण, हर एक क्षण में लगभग एक क्षण में लगभग 1 लाख हॉर्स पावर बराबर, 1 लाख अश्वशक्ति हॉर्स पावर, अश्वशक्ति के बराबर यहाँ से ऊर्जा निकलती है। सूर्य की यहाँ पर जो सतह है, इस एक सतह से, इसकी 1 प्रति वर्ग इंच सतह से एक क्षण में 1 लाख अश्वशक्ति के बराबर ऊर्जा निर्मित होती है, निकलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जिसका 2 अरबवा अंश ये निकलती है, यहाँ तक निकलती है 1 लाख हॉर्स पावर, इसका यहाँ पे 2 अरबवा अंश, 2 अरबवा अंश है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। 2 अरबवा अंश पृथ्वी के वायुमंडल या वायुमंडल के बाह्य सतह तक पहुंचता है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली प्रत्येक क्षण वाली यह जो ऊर्जा निकलती है, जो स्थिर होती है, यहाँ पे स्थिर रूप में चलती है। यहाँ पर इस स्थिर रूप को ही यहाँ पे सौरिक स्थिरांक कहते हैं। ये नियमित रूप से निकलने वाली ऊर्जा मानी जाती है। इसकी ये मात्रा जो होगी पृथ्वी धरातल में पहुंचेगी, इस मात्रा को हम कहते हैं कि ये मात्रा 1.94 कैलोरी इसकी मात्रा, कैलोरी ग्राम प्रति वर्ग इंच, ग्राम मात्रा जो कैलोरी ग्राम प्रति वर्ग इंच, या इसको यूं कह सकते हो प्रति मिनट, ग्राम प्रति मिनट, मिनट प्रति वर्ग इंच। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा निर्मित होती है यहाँ पे पृथ्वी पर, इस मात्रा से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेशित जो ऊर्जा है उससे जैविक और अजैविक दोनों कारणों जो कारक हैं वो उनको ये ऊर्जा प्राप्त होती है और पृथ्वी पर जीवनदायी जो योग्य दशाएं हैं उनका निर्माण करती है। जो ये ऊर्जा निकलती है ये पृथ्वी के ऊपर यहाँ जीवधारियों के लिए उत्तम होती है, जो कि 1.94 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग इंच यहाँ से ऊर्जा निकलती है। जो कहाँ से निकलती है? इस 1 प्रति वर्ग इंच सतह से निकलती है, जिसका 2 अरबवा अंश अपने धरातल पर आता है या पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेशित करता है, जिसको क्या कहते हैं? ये नियमित रूप से निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक, सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सौरिक स्थिरांक की श्रेणी में इसको माना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा की किस रूप में निकलती है और कितनी निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं जो सौरिक विकिरणें होती हैं उनकी क्रिया विधि क्या होती है। उनकी क्रिया विधि क्या होती है, जिसमें 3 नियमों को यहाँ पे लागू किया जा सकता है। 3 नियमों को यहाँ पे बताया जाता है। एक तो वेन का नियम बताया जाता है, जो इस पिंड से, चाहे कोई भी पिंड हो, उससे निकलता है जो ऊर्जा निकलती है, उत्सर्जित होती है, उससे ऊर्जा निकलने के जो विकिरण है उसके नियम बताए गए हैं कि 3 प्रकार के नियम होते हैं। एक तो होता है वेन का नियम, एक तो कौन सा होता है? वेन का नियम, वेन का नियम। ठीक है, और एक होता है यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। कौन सा है? स्टीफन
बोल्ट्जमैन का नियम, मैन का नियम। और तीसरा जो नियम होता है वो किरचॉफ का नियम होता है, किरचॉफ नियम। ठीक, यहाँ पे हम तीनों नियमों को पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं वेन के नियम की। वेन महोदय के अनुसार जो विकिरण होती है या विकिरण करने वाली जो वस्तु है उसके तापमान व विकिरण का जो तरंग की लंबाई के मध्य विलोमानुपाती संबंध होता है। यानी तापमान और उसकी लंबाई, यूँ कह सकते हो, तापमान और उसकी जो वेवलेंथ है जिसको लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, तरंग दैर्ध्य या तरंग दैर्ध्य या तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई, इसको यूँ कह सकते हो कि कोई भी वस्तु है उससे जो तापमान निकलता है या उसके विकिरण की तरंग की लंबाई है, उन दोनों के मध्य विलोमानुपाती संबंध होता है। जैसे हम बात करें कि लघु तरंग, यहाँ पे समझ लेना इसको, लघु तरंग, लघु तरंग का मतलब होता है इसमें तरंग की लंबाई अधिक या अधिक लंबाई, अधिक लंबाई। दीर्घ तरंग, दीर्घ तरंग कम लंबाई। इससे समझ लो इसको, अगर तापमान अगर ज़्यादा है तो तरंग की लंबाई कम होगी, यहाँ पे अगर तापमान कम है तो तरंग की लंबाई ज़्यादा होगी। इसको आप यहाँ पे समझोगे, तापमान बढ़ेगा तरंग की लंबाई घटेगी, अगर तरंग की लंबाई बढ़ेगी तापमान घटेगा, तो दोनों में कैसा संबंध हो गया, विलोमानुपाती संबंध हो गया। ठीक है, दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम कौन सा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन का। ये कहते हैं, ये वैज्ञानिक है स्टीफन बोल्ट्जमैन, इन्होंने कहा कि तापमान तथा जो विकिरण है, तापमान तथा विकिरण के जो प्रवाह के वेग और उसकी मात्रा के मध्य समानुपाती संबंध होता है। अर्थात जितना अधिक तापमान वाला पिंड होगा उससे उतनी ही मात्रा की विकिरणें उत्सर्जित होगी। यानी जो ये कहता है कि जो विकिरण के प्रवाह की वेग है, यानी तापमान में, तापमान और विकिरण का वेग तथा मात्रा में समानुपाती संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है, संबंध होता है। ये कहता है कि जिस वस्तु से जितनी मात्रा का तापमान होगा, यानी कोई भी पिंड हो उसमें जितना अधिक तापमान होगा उससे उतनी ही अधिक मात्रा में विकिरणों का उत्सर्जन भी होगा। ये बात कौन कहता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कहता है कि जितनी अधिक तापमान वाली वस्तु होगी उससे उतना ही अधिक ताप का विसर्जन या उत्सर्जन भी होगा, या उससे उतनी ही मात्रा की विकिरणें निकलेगी। ठीक है, तीसरा जो नियम है किरचॉफ का नियम, तीसरा जो विद्वान है किरचॉफ है। इस किरचॉफ के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु है जितना अधिक ताप का अवशोषण करती है वह उतनी ही अधिक विकिरणों का उत्सर्जन भी करती है। दोनों बातें यहाँ पे ये कहता है किरचॉफ कि जिस वस्तु में जितना ताप का अवशोषण अवशोषण करती है उतनी ही मात्रा में उत्सर्जन भी करती है, इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हम सोचें तो जितने गहरे रंग का अगर कोई वस्तु है, जितने गहरे रंग की वस्तु होगी वो ताप का उतना ही अच्छा अवशोषण करती है और उतनी ही अच्छी मात्रा में वो ताप को उत्सर्जित भी करती है। ठीक है, हम देखते हैं तो गर्मियों में हम काले रंग की वस्तु को या काले रंग के कपड़ों को क्यों नहीं पहनते, क्योंकि गहरा रंग है, काला रंग गहरा रंग होता है, वो ताप का अवशोषण ज़्यादा करता है। गर्मियों में अगर वो ताप का अवशोषण जितनी मात्रा में ज़्यादा करेगा उतने ही वो वापस उस विकिरणों को फेंकेगा। तो वो हमें, अगर हम ब्लैक कलर की वस्तु या कोई कपड़ा पहन रखा है तो वो उसका ताप का अवशोषण कर लेगा और फिर वो वापस अगर विकिरणों को उत्सर्जन करेगा, वापस उस विकिरणों को बाहर फेंकेगा, तो
हमें गर्मी महसूस होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़ों को पहनते हैं, यानी गहरा रंग के कपड़े कम पहनते हैं। इसी का कारण यही है कि गहरे रंग के जो कपड़े होंगे, गहरे रंग वाले, वो अवशोषण ज़्यादा करते हैं और उत्सर्जन भी ज़्यादा करते हैं, जिससे हमें गर्मी महसूस होती है। इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े अधिक पहने जाते हैं कि सर्दियों के अंदर ताप का अवशोषण करे और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहे। तो इस प्रकार से किरचॉफ ने ये तीसरा नियम प्रस्तुत कर दिया। यहाँ सौरिक विकिरणों के 3 नियम है, वेन का नियम, दूसरा स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम और तीसरा किरचॉफ का नियम। वेन कहता है कि तापमान और जो तरंग की दैर्ध्य की लंबाई है उनके अंदर विलोमानुपाती संबंध होता है। दूसरा जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कहता है, जो पिंड जितनी तापमान का होगा उससे उतनी ही मात्रा में विकिरणों का उत्सर्जन होगा। तीसरा कहता है, जो किरचॉफ है वो कहता है कि जो वस्तु है वो जितनी गहरे रंग की होगी उतने ही गहरे रंग का अवशोषण करती है, उसके बाद में वो उतना ही उत्सर्जन भी कर देती है। तो इस तीनों बातों को आप ध्यान में रखोगे तो ये सौरिक विकिरण की क्रियाविधि है कि किस रूप में ये यहाँ पे तापमान का ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो इसको प्रभावित करने वाले, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।